नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता जीशन हैदर ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साथ ही साथ अन्य दलों के भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें सपा के प्रदेश सचिव और पैनलिस्ट प्रदीप सिंह बब्बू का नाम भी शामिल है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा में सदस्यता लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया है। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अक्षत दत्त जोशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? कितने नेता और प्रवक्ता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, आज कांग्रेस के जीशान हैदर, जो कि कांग्रेस के पैनलिस्ट भी थे और उनके पास कांग्रेस में कई और भी पद थे। उनके पास प्रेस उर्दू प्रेस के जो है वो प्रभारी भी थे। उनके पिताजी भी कांग्रेस के एक पुराने और बड़े नेता थे, जीशान हैदर के। वो भी कांग्रेस के टाइम से जुड़े हैं, जीशान हैदर। और उनके पिता भी कांग्रेस में ही, उन्होंने अपने काफी लंबा समय कांग्रेस में किया, अपनी शुरुआत कांग्रेस से की। आज जीशान हैदर ने कांग्रेस से नाता तोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। मैं आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में जब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देखने को मिली थी, उसके बाद जीशान हैदर ने, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनको सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी लिखने में उन्होंने कहा था कि क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव कांग्रेस हारी है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस प्रभारी और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे उनकी रही, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसलिए प्रियंका गांधी को अपने प्रदेश प्रभारी के पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके बाद उनको कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के चलते 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था। तो जीशान हैदर एक बेबाक प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस अपना पक्ष रखते थे। अब उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आज ब्रजेश पाठक ने उनको कांग्रेस से छोड़ करके उनको बीजेपी में शामिल करवाया है। वही समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे, वो भी उन्होंने भी आज बीजेपी का दामन थामा है। तो देखिए, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव करीब आए हैं और पार्टी के जो नेता थे, जिनको पार्टी में किनारे किया गया या जिनकी अनदेखी की गई या जिनको पार्टी में लगातार अनदेखा किया जा रहा था, वो तमाम छोटे बड़े नेता अब अपनी अपनी नई राह तलाशने के लिए बीजेपी के खेमे में बराबर आ रहे हैं। बबीता, अक्षर, एक सवाल ये भी है कि जो नेता और प्रवक्ता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए? देखिए, अगर बात करें जीशान हैदर की, तो जीशान हैदर के जो बड़े भाई हैं आमिर हैदर, वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेशनल लेवल के पैनलिस्ट हैं। और जीशान हैदर के जो पिता हैं अब्बास हैदर, देखिए, वो भी कांग्रेस के पुराने नेता थे। कांग्रेस में शुरू से वो इंदिरा गांधी के समय से वो कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। तो एक जो खानदानी पूरी विरासत थी जीशान हैदर की, वो उन्होंने छोड़ करके आज बीजेपी का दामन थामा है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस को इसका कुछ ना कुछ खामियाजा देखने को मिले, क्योंकि जीशान हैदर काफी बार उन्होंने टीवी पर कई नेशनल चैनल पर उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा है। उनकी जमीनी पकड़ भी काफी मजबूत थी, जिसका चलते उन्हें कांग्रेस को अब इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। वहीं अगर बब्बू की बात करें, जो समाजवादी पार्टी के सचिव है, उनकी भी अपनी काफी मजबूत पकड़ है, क्योंकि वो लंबुआ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो देखिए, तमाम जो नेता ये जमीनी नेता हैं और काफी लंबे समय से ये अपनी अपनी पार्टियों में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से पार्टियों ने इनको दरकिनार किया, इनकी अनदेखी की, उसके बाद अभी इन तमाम जो नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा है। तो जाहिर सी बात है कि अपने अपने क्षेत्रों में ये बीजेपी के लिए मजबूती करने का काम करेंगे, जिसका रिजल्ट बीजेपी को देखने को जरूर मिलेगा लोकसभा चुनाव में। अक्षत, कांग्रेस और सपा इस बार यूपी में गठबंधन में है। क्या लगता है आपको, अगर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही तो कितनी सीटों तक सिमट जाएगी पार्टी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों आईएनडी गठबंधन के तौर पर आज चुनाव लड़ रही हैं। हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी और जो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी किस तरह से लगातार दोनों दोनों मिलकर के लोग जनसभा कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों के जो जमीनी नेता हैं, वो पार्टी का साथ अब ऐसे मौके
मौके पे छोड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो कि सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर अभी तक की उत्तर प्रदेश में सामने है, इसको भी कहीं ना कहीं सीटों का नुकसान देखने को मिलेगा। और कांग्रेस जो कि अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी के सहारे, उसको भी कहीं ना कहीं और इस बार जो है निराशा देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद भी। क्योंकि जिस तरह से देखिए पार्टी के कोई भी कर्मचारी या कोई भी प्रवक्ता या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी जब पार्टी का साथ छोड़ता है एक लंबे समय के बाद, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी के बारे में हर अच्छी बुरी बात कायदे से जानता है, पार्टी को पहचानता है। उसके बाद जब वो पार्टी छोड़ के किसी अन्य पार्टी में जाता है तो पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक ये बड़ी उसमें नुकसान के तौर पर इसको देखा जाता है। पार्टी के लिए भी काफी ये बड़ी चोट होती है, क्योंकि जो भी बड़ा नेता या छोटा नेता पार्टी को छोड़कर जाता है तो वो पार्टी की हर अच्छी बुरी बात को जानता है और वो उन्हीं बातों को मुद्दा बना करके आने वाले चुनाव में रखेगा। अक्षय, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, और कितनी चुनौतियां जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने आने वाली हैं? देखिए, जिस तरह से अभी तक की हमने देखा कि 4 चरण के चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब उसके बाद अब अभी तक की 3 चुनाव निकल चुके हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव निकला, नगर पालिका का चुनाव निकला, अब लोकसभा का चुनाव ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के अजय राय, वो अपना कानपुर के बड़े नेता थे, वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के जो उनकी बहू हैं अपर्णा यादव, वो किस तरह से बीजेपी में शामिल हुई। तो जो बड़े चेहरे हैं जिस तरह से लगातार पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, अपनी नई राह तलाश रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो 5वें चरण के चुनाव होने हैं, जो अन्य चरण के चुनाव अब होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी को उसमें समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को इसका खासा नुकसान देखने को मिलेगा। और इसकी बढ़त जो है वो बीजेपी को देखने को जाहिर सी बात है कि मिलेगी, क्योंकि जब भी इस तरह के जमीनी नेता पार्टी को छोड़ते हैं और जिस पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी में उनके जितने भी कार्यकर्ता, जितने वोट बैंक होते हैं, वो जाहिर सी बात है कि मौजूदा पार्टी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाज। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पीलीभीत में अनियंत्रित होकर डीसीएम पेड़ से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतकों में चालक, महिला समेत बच्चा भी शामिल है। वहीं घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम संजय कुमार समेत सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार पहुंचे। पूरा मामला पीलीभीत के थाना गजरौला इलाके के माला जंगल का बताया जा रहा है। तो पीलीभीत की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि घायलों का हालचाल जानने के लिए डीएम वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने तमाम बातें जो है वो घायलों से की और उनकी सेहत का भी उन्होंने ब्यौरा लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक इसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, वहीं 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो सड़क हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अस्पताल की ये तस्वीरें आप पीलीभीत से देख रहे हैं, जहां पर जो भीषण सड़क हादसा हुआ था उसमें जो 30 लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें कि 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। साथ ही साथ घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि घायलों की संख्या में अभी इजाफा होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर डीएम ने खुद आकर निरीक्षण किया और घायलों का हालचाल जाना। इसी बीच आपको बता दें कि पीलीभीत में ये जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, इससे तमाम जो परिवार हैं वो भी सिमर गए हैं। गाजियाबाद में देर रात आंधी से एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं मृतक के मां बाप और 4 माह का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के सुदामापुरी इलाके का है। तो गाजियाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
कल तेज आंधी आने की वजह से एक मकान गिर गया जिसमें एक बच्चे की दबकर मौत हो गई। साथ ही साथ मृतक के जो माता पिता थे और 4 महीने का जो उसका भाई था, उसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर, ये गाजियाबाद के उसी मकान की तस्वीर है जो कल रात आंधी से इसकी दीवार गिर गई थी और जिससे बड़ा एक हादसा हो गया। पूरे परिवार में चंद मिनटों में ही मातम पसर गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें एक 4 साल के मासूम बच्चे की मौत भी हो गई और मृतक के माता पिता और 4 महीने का जो उसका भाई था वो गंभीर रूप से घायल हो गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4,50,000 की 41 पाइप को बरामद किया गया है। हर घर जल योजना की पाइप को चोरों ने बनाया था निशाना। 41 पाइप पर चोरों ने किया था हाथ साफ। पुलिस ने 2 चोर गिरफ्तार कर लिए हैं। चोरों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा जो हर घर जल योजना जो थी उसी के पाइप को चोरी करने का मामला जो है वो सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस उनसे तमाम पूछताछ कर रही है। हालांकि आपको बता दें, श्रावस्ती पुलिस ने अब जाकर इस मामले में बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि ये चोर पिछले कई दिनों से इस घटना को अंजाम दे रहे थे। 4,50,000 के पाइपों की चोरी इन चोरों के द्वारा की गई। हर घर नल योजना के पाइपों को चोरों ने निशाना बनाया था। 41 पाइप पर चोरों ने हाथ साफ किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने अब 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप श्रावस्ती जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से ये घटना को अंजाम देते थे और पुलिस ने किस तरीके से इनको पकड़ा? देखिए भारती, बिल्कुल आपको बता दूं, ये श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर जो प्रधानमंत्री का हर घर नल योजना का जो काम चल रहा था, वहां पर रखे 200 पाइप को चोरों द्वारा चोरी किया गया था, जो सीधे ट्रैक्टर ट्राली पर लाद करके और ये किसी दूसरे जगहों पर जो है बेचने के लिए जाया जा रहा था। लेकिन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो सोनवा थाना क्षेत्र के पास से ट्रैक्टर ट्राली से जो सामान ले जाया जा रहा था चोरी का पाइप, उसको बरामद करते हुए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप गुप्ता, पुलिस ने जिन 2 चोरों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान कैसे हुई है? कहां के वो रहने वाले हैं और क्या उनका पिछला कोई इतिहास रिकॉर्ड भी है? देखिए, उनका पिछला रिकॉर्ड कोई नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जब ये पकड़े गए तो पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपना जो है नाम और कहाँ के रहने वाले हैं ये पूरा मामला बताया है। इन्होंने बताया अपना नाम एक इश्तियाक बताया है, जो कि बिश्नापुर थाना कोतवाली देहात बलरामपुर जनपद के रहने वाले हैं। तो दूसरे ने नवाब अली नाम बताया है, जो ये उदयराजपुरवा हथुआ डोर थाना देहात कोतवाली जनपद बहराइच बताया। तो दोनों जो आरोपी हैं ये बलरामपुर जनपद के रहने वाले हैं और जो पकड़ा गया सामान है उसकी कीमत 4,50,000 रुपए बताई जा रही है। जी, अब पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इसमें प्रदीप? देखिए, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके अब जो चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और उनको जेल भेज दिया गया है। अब प्रदीप, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो चोर हैं वो किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, कैसे रणनीति बनाते थे, क्या कुछ इनका प्लान रहता था? देखिए, अब ये जो सरकारी सामान है, जो हर घर नल योजना की शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी, उसको हर ग्राम सभा में बनाया जा रहा है। लेकिन वहीं ये चोर कुछ ठेकेदारों से ये मामला सेट कर लेते हैं कि उनको जो है सामान देंगे और उसी को टारगेट करके अब ये चोर वहां से उस सामान को लाद लिए ट्रैक्टर ट्राली से। फिर बताया जा रहा है कि दूसरे जगह पर ये जो बेचने जा रहे थे। ठीक है प्रदीप, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मथुरा में शहर कोतवाली क्षेत्र की बंगाली घाट चौकी के गोपालपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। वाद विवाद से शुरू हुआ मामला पथराव और मारपीट तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। विवाद के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। उधर पुलिस ने मारपीट में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामले की जानकारी देते हुए घायल
पवन ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने उसके भाई को पकड़कर मारपीट और बाइक में तोड़फोड़ कर दी थी। मारपीट की सूचना पर जब वह मौके पर पहुंचा तो करीब 1 दर्जन लोगों ने प्राण घातक हमला करते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की और बाइक को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं वहाँ पे मेरे छोटे भाई के साथ मारपीट करके बाइक छिना ली थी। मैं वहाँ पे गया तो मेरे साथ पथराव किया उन सब लोगों ने, पूरे मोहल्ले ने। 3 लोगों को मैं जानता हूँ और उनका नाम नहीं पता। एक का नाम तो सुमित है और दो का नाम नहीं जानता और बाकी कम से कम 15 लोग अज्ञात में। हाँ, रोड के टाइल मारे हैं मेरे चेहरे पे और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हाँ, बाइक तोड़ दी मेरे भाई की। अच्छा। डिबाई तहसील क्षेत्र में 9.5 लाख रुपए की लूट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित के कनपट्टी पर तमंचा लगाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस महकमे में इस लूट की घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने हाल ही में एक जमीन का सौदा किया था और उसी की वो राशि उसके पास थी जिसको चोरों के द्वारा लूटा गया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भी मौके पर पहुंच गई। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, पीड़ित ने हाल ही में एक जमीन का सौदा किया था। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया और साथ ही साथ इस लूट की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। ये थाना रामघाट में आज सुबह लगभग 4:50 पर एक व्यक्ति जिनका नाम योगेश है, वो कुछ ज़मीन को खरीदने के लेकर के पैसे यहाँ से दिल्ली जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों द्वारा इनको रोक लिया गया और इनसे वो पैसे छीन लिए गए। इस संबंध में इनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि वो 3 लोग थे और इनके पास लगभग 9.5 लाख रुपए थे, जिसमें से कुछ इनके अपने और कुछ कमेटी से लिए हुए पैसे थे। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारी 4 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगी हुई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। मैं सुबह अपने घर से अपनी वैगनर गाड़ी से एक मैंने खेत तय किया है ग्राम पेशरी में, उसके नगद 9,60,000 रुपये लेकर दिल्ली जा रहा था। ग्राम बझेड़ा से आगे बेलोन से पहले पीछे से आए बाइक सवारों ने तमंचा दिखाकर गाड़ी रुकवाई और 9,60,000 रुपये लूट कर फरार। कोई नहीं पहचान पाए। बाइक सवार ने मुझे पंडित जी कहकर गाड़ी रुकवाई और मेरे गाड़ी रुकते ही पीछे से उतरे अज्ञात व्यक्ति ने मेरे ऊपर तमंचा तान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव में अमेठी के पर्यवेक्षक बनाए गए अशोक गहलोत देर शाम गौरीगंज के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के बयान बहादुरों पर कहा कि किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के बयान दे। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी होनी चाहिए कि किस तरह से तानाशाही सरकार को हटाया जाए। तमाम बातें यहाँ आके समाप्त हो जाती है जब मोदी और अपनी सारी सरकार जा रही है। जाके हो रही इसी से जाने को तो पहले मोदी जी ने उनका सम्मान किया, उनको पूरी घसीट रही थी सड़कों पर, मोदी चुप रहे। और 7वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बसपा से धनेश्वर गौतम जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंचे तो भाकपा समेत 3 अन्य दलों से उम्मीदवारों ने एक सेट में पर्चा जमा किया। वहीं दुद्धी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रवण सिंह गोंड ने नामांकन पत्र जमा किया। 7 मई से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में 3 दिनों तक पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। शुक्रवार को दोपहर में सबसे पहले रॉबर्ट
राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर भाकपा के अशोक कन्नौजिया और ने नामांकन पत्र जमा किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह को एक सेट में नामांकन पत्र सौंपा। इसके बाद राष्ट्रीय समाज दल से प्रभु दयाल ने नामांकन पत्र जमा किया। दोपहर करीब 2 बजे बसपा प्रत्याशी धनेश्वर गौतम ने नामांकन भरने के लिए वो पहुंचे थे। हम लोगों के गार्जियन आदरणीय भगवंत सुंदरी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया और उनके शासनकाल में बहुत काम हुए हैं। रोजगार से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, सिंचाई से लेकर के, विद्युत से लेकर, कानून से लेकर के सारे जो है उसमें उन्होंने काम किया है। तमाम कल्याणकारी योजना किया है और माननीय बहन जी ने मुझे लोकसभा के यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है और उनके जो कारवां है, जो उनका मिशन है और जो उन्होंने काम किया है उस मुद्दे पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कानून का राज रहा है और इस संसदीय क्षेत्र में तमाम जो है सुविधाएं हैं उसको मैंने अपने भ्रमण के दौरान देखा है और उसमें मुझे मेहनत करना है, क्योंकि अब तक जो भी यहाँ सांसद हुए हैं यहाँ की आवाज़ अभी तक सदन में जाने नहीं जा पाई है। दुधे विधानसभा आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, प्रदेश की सबसे लास्ट विधानसभा है। वहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजातीय समाज के लिए और अन्य समाज के लिए रोजगार के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे। वहाँ जो बेरोजगार हमारे यहाँ पलायन होकर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जो कल खाने हैं इस जिले में उनसे सार्थक बातचीत करके जो जिस लायक है उनको वहाँ समायोजन कराएंगे। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट का गणित गड़बड़ होने लगा है। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने गांधी परिवार की परंपरागत सीट पर सोनिया गांधी की करीबी केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। किशोरी लाल शर्मा लगातार चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। उनके पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में कैंपेन कर रही हैं। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सब कुछ सही होता नहीं दिख रहा है। अमेठी से समाजवादी पार्टी विधायक महाराजी प्रजापति ने अलग अलग रूप में अपना नाम लिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि वह परोक्ष रूप से बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी का समर्थन करती दिख रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।